हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यशोदीप एंड हम आपके समक्ष डिस्कस कर रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर यूपीपीएससी एई प्रीलिम्स। आई होप कि आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख रहे होगे एंड दिस इज लेक्चर नंबर 4 दैट आई एम रिकॉर्डिंग फॉर यू ऑल एंड ट्रस्ट मी, दिस लेक्चर इज वेरी वर्थफुल। और इसे फ्री का है लेक्चर तो आप ऐसा मत समझिए कि हल्के में है। अगर ऐसा करना होता तो मैं आता ही क्यों और मैं इतना पेन क्यों लेता आपको डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाने का, जो कि बिल्कुल नया है। मैं वही सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाता जो बिल्कुल रटा रटाया है। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर यूपीपीएससी एई इज वेरी विल बी विल बी प्रूव टू बिकम वेरी इजी फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, बिकॉज उनके फील्ड से ये थोड़ा थोड़ा रिलेटेबल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जितना मैं आपको बोल रहा हूँ उतना करिए, है ना। उसके बाद आप किताब पढ़िए। आपने यूपी पीसीएस का भी कल 22 दिसंबर थी तो कल आपने देखा होगा कि यूपी पीसीएस का जिस तरीके का लेवल आया है वैसा इसमें भी आ सकता है, तो एकदम बिल्कुल तैयार रहें। यूपीपीएससी अब लिबिर लिबिर करने वाला आदमी नहीं रहा है ना, आयोग नहीं रहा। तो उस पर फोकस करिए एंड लेट्स डिस्कस डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर यूपीपीएससी ए लेक्चर नंबर 4। सो वी वर टॉकिंग इन द प्रीवियस लेक्चर्स दैट व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज, है ना, कि जो आपको रिफर करना चाहिए। मैं हर लेक्चर में आपको बोल रहा हूँ कि पूरे यूपीएससी फ्रेटर्निटी, पूरा यूपीएससी, नॉट दिस इंजीनियरिंग, यूपीएससी फ्रेटर्निटी अगर डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ता है तो वो एनडीएमए, एनडीएमपी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2019 की किताब से ही कॉपी पेस्ट करके आपको पढ़ाता है। मैं भी वहीं से ही आपको पढ़ा रहा हूँ। इस लेक्चर के बाद आपको ये पीडीएफ इसकी डाउनलोड करनी है और वहां से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो केवल मेरा यही संदेश है आप लोग के लिए। ये कुछ की टर्म्स है, मैंने पहले बताया था कि यहाँ से की टर्म्स, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो आप मेरे लेक्चर सीरीज वाइज देखते जाइएगा, काफी इंटरेस्टिंग वे में बनाया हूँ। ठीक है, एंड सब कुछ आपसे रिलेटेबल है। डिजार्ट क्या होता है, ये क्या होता है, वल्नरेबिलिटी क्या होती है, तो ये सारा चीज आपको पता ही है अमूमन, है ना। कुछ ज्यादा वो है नहीं, बट जो टेक्निकलिटी है थोड़ी बहुत मिसिंग हो जाती है। क्या, कहाँ तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं वहां तक का डोमेन लेके आया। ठीक है, आई डोंट थिंक कि यूट्यूब पे कोई करवा रहा होगा। ठीक है, एंड ये सारी चीजें हैं, तो ये मैंने डिस्कस किया है डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल आप सबके लिए। एंड उसके बाद ये सारी चीजें, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस क्या होता था ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड प्लानिंग क्या होता है इस पर डिस्कस किया था हमने। उसके बाद जो है डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, इंडिया कल मैंने एक बहुत प्रमुख लेक्चर लिया था, डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, कौन कौन सा सिस्टम है, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इन इंडिया में क्या क्या चीजें आती हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत तीन चीजें होती हैं हमारे पास, एनडीए में होती है ना, एसडीए में होती है और डीडीए में होती है। सबके बारे में काफी डिटेल से विश्लेषण किया था। और ये सारी इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, मैंने कहा था कि सबका हेड कौन कौन होता है, ये आपके जनरल पेपर में, प्री के पेपर में डायरेक्ट आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, एनडीए में क्या करता है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट क्या करता है, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स का क्या रोल है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क स्टेट लेवल पर कौन कौन से होते हैं, एसडीएमए क्या होती है, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, लोकल अथॉरिटीज क्या होती हैं। तो ये सारी चीज हमने डिस्कस करी थी। तो आप जाइए देखिए, बहुत ही अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर आपके लिए बना रहा हूँ, है ना। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ इंडिया। ठीक है, वल्नरेबल, वल्ने एक तो इंग्लिश इतनी भयानक है ये वल्नरेबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब आप लोग समझते हैं, इसका मतलब होता है भेद्य, जो बहुत आसानी से ससेप्टेबल है। जैसे कि मैंने जैसे कि कोई मेरे को धमकी दिया, ठीक है, कोई अगर मैं किसी को धमकी दिया, ठीक है, वो बंदा कितना जल्दी, जैसे कि कोई आपको धमकी दे, वो बंदा कितना जल्दी डर जाता है, दैट इज वल्नरेबिलिटी। वो कितना असहज है, संवेदनशील है। ठीक है, उसको वल्नरेबिलिटी कहते हैं। इस टर्म को समझिए, इससे आपको प्री में पेपर में फंसेगा तो आप कंफ्यूज हैं वल्नरेबिलिटी होता क्या है। तो वल्नरेबिलिटी का मतलब यही है कि किसी भी खतरे से, किसी भी दिक्कत से या फिर किसी भी चीज से वो कितना क्लोज है, मतलब
मैंने कहा ना कि आपको, आप कितना डरते हो, कितना सहमते हो, है ना, वो सारी चीजें, तो उसी को वल्नरेबिलिटी कहते हैं। तो बात रही अपने भारत देश की कि इंडिया कितना वल्नरेबल है, तो इंडिया का जो इतिहास है, टॉप 10 वर्स्ट डिजास्टर प्रोन कंट्रीज इन द वर्ल्ड, याद रखिएगा इसको। क्या है? टॉप 10, मतलब इतने ज्यादा डिजास्टर, इतनी ज्यादा त्रासदी होती है कि टॉप 10 वर्स्ट डिजास्टर प्रोन कंट्रीज इन द वर्ल्ड। नोट साथ में बनाते चलिएगा, हवा मत देखिएगा लेक्चर। टॉप 10 वर्स्ट डिजास्टर प्रोन कंट्रीज इन द वर्ल्ड, आप समझ रहे हैं? इतना ज्यादा है कि आपको मैं क्या बताऊं कि अकॉर्डिंग टू जो ऑफिशियल डेटा कहता है, अकॉर्डिंग टू मतलब हमारे देश का डेमोग्राफिक कंडीशन कुछ ऐसा प्रिवेल कर जाता है कि हम डिजास्टर प्रोन बन जाते हैं। आप देखिए ना, जैसे कि ये भारत देश है हमारा, ठीक है, सो, है ना, आप देखिए कि बे ऑफ बंगाल यहाँ पे भी है, बे ऑफ बंगाल है, कुछ भी होगा तूफान यहाँ से आ जाएगा। अरेबियन सी यहाँ पे है, यहाँ से टेक्टोनिक प्लेट यहाँ से बन रही हैं, भूकंप का खतरा यहाँ से बन जाता है। जोन 6 हमने अभी बना दिया है, अभी तक जोन 5 तक था, है ना, अब हम लोग जोन 6 पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक नेचुरली ये चीजें हो जाती है ना, और ऐसा बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, अपने लिए हम लोग सब झेल लेते हैं। बट यस, वी लव आवर कंट्री एंड आई एम प्राउड टू बी इन एन इंडियन। और जितने लोग प्राउड हैं इंडियन के लिए, वो कमेंट लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या ऑफिशियल डेटा कहता है अकॉर्डिंग टू यूएन। ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रिपोर्ट 2017, इंडिया हैज बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट डिजास्टर प्रोन कंट्री फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेसिडेंट्स। अब आप समझ लीजिए, इतना ज्यादा हादसा होता है, इतना ज्यादा त्रासदी होती है, इतना ज्यादा डिजास्टर होता है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि इंडिया टॉप 10 वर्ड्स में आता है, और जो है यहाँ पर, है ना, एंड विथ रैंक वर्ल्ड मोस्ट प्रोन कंट्री, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेसिडेंट, मतलब इतना ज्यादा आवागमन होता है, माइग्रेशन होता है लोगों का, कभी यहाँ हाथ से हो रहे हैं, कहीं वहां हाथ से हो रहे हैं, ठीक है। अब बे ऑफ बंगाल में लोग के आसपास उड़ीसा के किनारे कौन रहना चाहेगा? तटीय तटीय किनारों के आगे कौन रहना चाहेगा? तो ये सारी चीजें, इस पे बात हो रही है। इसके साथ ही जो बताया गया है कि इंडिया इज वल्नरेबल टू नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन मेन मेड डिजास्टर्स, है ना, जिसके तहत ऑन अकाउंट ऑफ इट्स यूनिक जियो क्लाइमेट एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। एक तो आपके पास क्लाइमेट, मैंने आपको बताया अभी कि इंडिया को आप देखिए, इधर से ईस्टर्न साइड से बे ऑफ बंगाल है, वेस्टर्न साइड से अरेबियन सी है, उधर इंडियन ओशन है, एंड ऊपर अभी टेक्टोनिक प्लेट ऊपर जा रही है, तो ऐसे जैसे ये बल्ज आउट कर रही है, तो यही हिमालयन बना रहा है, पता ही होगा पहाड़ कैसे बनते हैं, तो वो सारी चीजें, अब वो जो प्लेट्स मुड़ते हैं तो भूकंप आता है, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव ऑन होते हैं। तो इट्स बाय बर्थ बाय नेचर गिवन टू इंडिया, दैट इज, है ना, और कुछ तो हम लोग मैनमेड कर देते हैं हम लोग। चाहे वो भोपाल गैस स्ट्रेटजी हो गई, चाहे गंगा पॉल्यूशन हो गया, है ना, और अभी आप दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल देख रहे हो, ये सारे एक महामारी और डिजास्टर एपिडेमिक्स की ही हाँ, कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ तो नेचुरली होती है चीजें, और कुछ हमारे पास हम लोग मैन मेड करते हैं, ठीक है, ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज होती हैं, है ना, डिफॉरेस्टेशन हम लोग करते हैं, है ना, इन्वायरमेंटल कंडीशन को हम लोग नुकसान पहुंचाते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम लोग इलीगल करते हैं। तो हर चीज का जो है एक प्रावधान बना होना चाहिए। इंडिया में अभी बहुत कानून की बहुत जरूरत है, समझिए कि बहुत अभी ट्रेन करना बाकी है। बहुत लोग, ऐसा लगता हो कि शहर में जब आप होते हैं तो आपको लगता हो कि आपके आसपास वाले 10 लोग शिक्षित हैं, तो आपको लगता है कि हम बहुत पढ़े लिखे समाज में हैं, रह रहे हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप इंडिया को ऐसा होल देखिएगा,
तो आज भी अभी तो 2011 का सेंसस है, 68% लोग जो है रूरल लाइवलीहुड में रहते हैं। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको पता नहीं है। तो ये सारी चीजें अभी बहुत इनग्रेव करना है, बहुत कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है हमें देश को आगे बढ़ाने में। ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे और अच्छी जगह पर पहुंचेंगे तो आप दूसरों के बारे में, गरीबों के बारे में अवश्य सोचेंगे कि आप उनको कैसे उत्थान करें उनका। इस बात को मेरी आप ध्यान रखें। ठीक है। तो ये सारा चीज है। ठीक है। तो कहने का मतलब वल्नरेबल प्रोफाइल ऑफ इंडिया इज टॉप 10 वर्स्ट, है ना, ये आपको आ सकता है। तो इसी के साथ हम एक एक हम बात कर रहे हैं, अब कुछ नेचुरल हजार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कुछ हजार नेचुरल हजार्ड्स कौन कौन से होते हैं। है ना, एक श्रृंखला चलेगी हजार्ड्स की। शुरुआत हम लोग अर्थक्वेक से करेंगे, सुनामी से करेंगे, उसके बाद फ्लड, ड्रॉट, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल। ठीक है। तो इससे एक आइडिया आपको लग जाएगा। तो नेचुरल हजार्ड्स। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन छोड़ देता हूँ, मैं एक लिस्ट बना दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अर्थक्वेक की आज बात करते हैं। इस सेशन में हम अर्थक्वेक और सुनामी की बात करेंगे। क्या होता है अर्थक्वेक? मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, सबको पता होगा। सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और इंस्पाइट ऑफ कोई इंजीनियर ना भी हो तब भी इसको पता होगा कि अंदर की धरती हिलने से भूकंप आता है। ठीक है। तो तीन चार तरह में मूवमेंट होता है, सबको पता होगा। कितने तरह का मूवमेंट होता है आपको? कितने? कन्वर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट होता है, और बताइए। और एक होता है ट्रांसफॉर्म। ये आपके एमसीक्यू में पूछ लेगा, आपको पता नहीं रहेगा तो मुंह बन जाएगा आपका, तो क्वेश्चन पेपर में गलत करके आ जाइएगा। तो तीन तरह से मूवमेंट होता है टेक्टोनिक प्लेट्स का। ठीक है। डाइवर्जेंट मूवमेंट, डाइवर्जेंट में क्या होता है बताता हूँ। कन्वर्जेंट, उसके बाद ट्रांसफॉर्म। डाइवर्जेंट में क्या होता है? पुलिंग अवे फ्रॉम ईच अदर। दो प्लेट्स हैं, दे आर मूविंग अवे, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट, दो प्लेट्स हैं कमिंग फ्रॉम ईच अदर, है ना। और ट्रांसफॉर्म, एक दूसरे, जैसे कि ये ऐसे ट्रांसफॉर्म है तो एक ये नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है ना, एक ऐसे जा रहा है या ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि कन्वर्ट डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट क्या क्या होता है। तो डाइवर्जेंट होता है पुलिंग अवे। और मैं आपको बता दूं, कोई कोर्स एनफ नहीं है। आपको लग रहा होगा कि आप मेड इजी चले जाएंगे, तो आपको मैं आपके भले के लिए बता रहा हूँ। देखिए, मैं एई का फॉर्म नहीं भर पा रहा हूँ, ठीक है, बट मेरा मन बहुत है। ठीक है, बट ठीक है। तो मैं एक बात आपको बता देता हूँ, मेरे एक्सपीरियंसेस आप ले लीजिए। कोई भी कोचिंग एनफ नहीं है। कोई भी कोचिंग, जो मैं ये बता रहा हूँ ये भी एनफ नहीं है। और जो आप सोर्सेज जहाँ से पढ़ेंगे वो भी एनफ नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कॉमन सेंस, हाउ यू क्लियर जीएस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसको आप लोग रखिए पॉइंट में। ठीक है। आपका कॉमन सेंस ही जीएस में जान बचाता है। इस बात को ध्यान रखें। आपको जीएस में टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, बेसिक बेसिक, है ना। तो ये सारी चीजें, उसके बाद आप ट्रांसफर, अब आप देख लीजिए यूपीपीसीएस का पेपर, एक क्वेश्चन से, एक वर्ड से चार चार एमसीक्यू उसने फ्रेम किए हैं। कोई कोचिंग वाला नहीं पकड़ पा रहा है। तो कहाँ गए सब? है ना, कहाँ गए सब? अब पढ़ाई पद्धति में चेंज करना होगा काफी। एंड उस कन्वेंशनल अप्रोच से अब पढ़ाई नहीं होगी कि अब आपको अगर नौकरी भी चाहिए और क्वेश्चन पेपर में आया कि हाँ इस किताब में मैंने फॉर्मूला ये पढ़ा है, बस यही रेप्लिकेट हो जाएगा, तो डियर यू आर रॉन्ग। और आप फिर गलत डायरेक्शन में हैं। अब आपको अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। आजकल कोई भी क्वेश्चन फ्रेम होता है तो तीन चार किताब से लेकर सम अप करके एक क्वेश्चन बन रहा है। इस बात की गंभीरता को आप समझिए। पुलिंग अवे होता है, ठीक है, पुशिंग अगेंस्ट वन अनदर। स्लाइडिंग साइडवेज। ठीक है ना। तो ये सारा मूवमेंट हुआ। ठीक है, इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं? बेसिक बेसिक में बता दे रहा हूँ, बाकी डिटेल में मैं अपने लेक्चर में बताऊंगा। इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं? मेजर्ड बाई मैग्नीट्यूड, मेजर्ड बाई रिक्टर स्केल।
एक मर्केली स्केल होता है, पता है आप लोगों को? एंड जो इंटेंसिटी होती है, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल से मेजर करते हैं, और जो इंटेंसिटी हो जाता है वो उसको हम लोग, इंटेंसिटी को हम लोग मर्केली स्केल से यूज करते हैं मेजर। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। और मर्केली स्केल तो, अच्छा, आप लोग को पता ही होगा अर्थक्वेक के बारे में, सबने कभी ना कभी एक दो बार महसूस किया ही होगा कि अर्थक्वेक का जो खतरा है, जो रिस्क है, वो भारत देश में कितना ज्यादा है। और जो अर्थक्वेक जो भारत में हो रहा है, उसका प्रमुख कारण क्या है? उसका प्रमुख कारण है अल्पाइन हिमालयन बेल्ट का मूवमेंट। ये आप लोग सर्च करना ज्योग्राफी में, आपको मिलेगा। ठीक है। दिस बेल्ट जो लाई होती है, ये अलोंग इंडियन प्लेट, जब यूरेशियन प्लेट में मैच करती है, तब जाके ये अल्पाइन हिमालयन बेल्ट बनती है। तो इसमें जो है, ये हर सेकंड जो है 5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से ये अंदर जा रहा है, और ये मूवमेंट करता रहता है 5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से। तो इसको आपको देखना है। इसके बाद हम बात करेंगे, कुछ और भी कई सारे हैं, है ना, जहाँ पे आप, अभी मैंने बोला ना, अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है कि जोन 6 बन गया है हमारे देश में, जोन 6। जोन 6 जैसे जोन 5 था, उसी के कहीं कहीं जो कहीं लोकेशन में कल आपके सामने लाऊंगा कि जोन 6 क्या क्या है। तो जोन 6 भी भुज earthquake के आसपास जोन 6 भी कहीं कहीं लाई कर रहा है। तो ऐसे ही बहुत ज्यादा प्रोन है। ठीक है। और भी कई ज्यादा है, जैसे कि हमारे बगल में नेपाल है, नेपाल में देखिए कितना अर्थक्वेक आता है। ठीक है। तो और भी नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ भूटान है ना, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, गुजरात है, अंडमान निकोबार है, ये बहुत भूकंप प्रोन इलाका है। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब भारत तो भूकंप आए दिन झटके आपको दिखते होंगे, तो इट्स नॉट अ कोई नया चीज नहीं है। अब आप देख लीजिए कितना रिस्क एसोसिएटेड है भूकंप के साथ, आता है तो थरथरा के सब भाग जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि एनडीएमए की गाइडलाइन क्या कहती है। व्हाट एनडीएमए गाइडलाइंस ऑन, एनडीएमए क्या गाइड करता है हमें? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एनडीएमए गाइडलाइंस ऑन अर्थक्वेक मैनेजमेंट क्या है, क्या करेगा? अरे भाई एक बात बताइए, छोड़िए ये सब अंग्रेजी, ये सब अंग्रेजी आप छोड़ दीजिए, आपको मैं बेसिक बताता हूँ। ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको किसी से खाना बनवाना हो, तो आप क्या करोगे? किसी को बोलोगे आप मसाला ले आओ, किसी को बोलोगे आप आग लगाओ, किसी को बोलोगे ये सारी चीज करो, किसी को बोलोगे कि हाँ तुमने खाना खाना सीखा है तो खाना बनाओ। एक तरीके से आप प्रिपेयर्डनेस करोगे ना लोगों को। तो वही बस अर्थक्वेक में एनडीए में करेगा, क्या करेगा? खाना बन जाएगा तो हाँ भाई परोसना है, ये सारी एक तरह का प्रोजेक्ट है ना, कैसे कैसे काम होगा। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आप क्या करोगे कि आप क्या करोगे, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाओगे। ये बोलेगा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाने। सिविल इंजीनियर से ज्यादा तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट को तो जान पड़ता नहीं है ना। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाओगे, एनडीएमए गाइडलाइन कहती है ना। कोई बड़ी बात है, कोई नई बात तो नहीं सुन रहे इसमें। उसके बाद सेलेक्टिव सेस्मिक स्ट्रेंथनिंग एंड रिट्रोफिटिंग। मतलब जो बिल्डिंग बन गई है उसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अभी क्या हुआ, जो लोग प्रयागराज से हैं उनको शायद पता हो या ना हो, एक बार भूकंप आया था 2013 या 14 में। ठीक है। 2016 में, 2015 में। तो वहां पे क्या हुआ, भूकंप आया, एंड उसके बाद जो नया पुल था, नैनी पुल वाला, वहां पर जो पुल बना हुआ है हमारे पास, सस्पेंडेड केबल स्टेट ब्रिज, तो उसमें डिफ्लेक्शन आ गए, 6 mm का डिफ्लेक्शन आ गया। ठीक है।
तो उसके बाद उस पुल को बंद कर दिया गया था कुछ दिन के लिए, ये आई थिंक हाफ डे या 1.5 दिन के लिए। पूरा उसमें डिफ्लेक्शन चेक किया गया, जगह जगह पॉइंट पर केबल का डिफ्लेक्शन चेक किया गया कि कितना है। और उसके बाद उसमें जरूरी रेट्रोफिटिंग की गई। रेट्रोफिटिंग का मतलब कि ये आप अपने घर में भी करवाते होंगे, इसको रेट्रोफ्रिटेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेट्रोफ्रिटेज। जैसे कि ये कॉलम होता है आपका, ठीक है, ये आपके घर का कॉलम है। ये ऐसे बंधा होता है ना, ऐसे ये बंधा होता है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आपको पता चलता है कि इसमें क्रैक आ रहा है, ये आ रहा है। तो आप एक क्या करोगे, एक ये लेयर इसमें खोद के ना, तो अलग से इसमें एक वाइंडिंग करवा दोगे। फिर से पूरे का एक शटरिंग करके, फिर से इसमें ऊपर से कंक्रीट डाल के, फिर से इसको एक यूनिफॉर्म कर दोगे। तो ये एक चीज हम लोग करते हैं, इसी को कह रहा है सेलेक्टिव स्ट्रेंथनिंग और रेट्रोफिटिंग। मतलब जो कमजोर है उसको स्ट्रेंथन करना, सिंपल सीधी बात। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, क्या है, क्या करेगा उसके बाद? रेगुलेशन एंड इन्फोर्समेंट। स्टेट गवर्निंग बॉडी को बोलेगा कि भाई तुम रेगुलेट करो सारा चीज। दमकल विभाग को तुम, फायर डिपार्टमेंट को तुम इंगेज करो कि जब भी भूकंप आए तो वो सब प्रिपेयर्डनेस रहे, है ना। आप देखते होंगे यूट्यूब में 60 सेकंड के अंदर वो लोग पूरा जो है कपड़ा, अपना कॉस्ट्यूम जो है पहन के तैयार हो जाते हैं, है ना। 60 सेकंड के अंदर जो है 10 माले की बिल्डिंग पर सीढ़ी से चढ़कर पानी फेंकने लगते हैं। तो वैसे उनको रेडीनेस किया जाता है, प्रिपेयर्डनेस किया जाता है ना। वैसे ही और भी कुछ जरूरी नियम अधिनियम है तो उनको देखा जाता है। उसके बाद अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस, जागरूकता फैलाई जाती है। मैं आपको एक, आप मेरे शॉर्ट्स देखिएगा, एक मैं आपको भेजूंगा, ठीक है, मेरे ऑफिस में कैसे ड्रिल होता था, सबको नीचे उतार देगा धड़ाधड़ धड़ाधड़। एंड उसके बाद जो है एक इंडिकेट किया जाता था कैसे होगा अवेयरनेस और प्रिपेयर्डनेस, कैसे लोगों को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, कैसे आप कर सकते हो, है ना। उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी मतलब क्षमता। कैसे आप करोगे क्षमता तैयार? आप उसको करोगे, एजुकेशन दोगे, शिक्षा दोगे कि भूकंप कैसे होता है, कैसे होता है ना। बचपन से आप रिक्टर स्केल रटते आ रहे हैं, सेस्मोग्राफ से मेजर किया जाता है, ये सब क्या है, शिक्षा का भाग है, एजुकेशन। एजुकेशन ट्रेनिंग, R&D करते हैं। आप देखते होंगे एक बेड आता है, अगर भूकंप आई तो वो आपको नीचे रख लेगा, उसमें जरूरी सामान है आपको 1 महीने 10 दिन के लिए रखने के लिए, और इसमें सिग्नल वगैरह भेजने के लिए। तो ये R&D वगैरह का पार्ट है, ठीक है ना। तो ये सारा चीज है कैपेसिटी बिल्डिंग का। उसके बाद इमरजेंसी रिस्पॉन्स, है ना, इमरजेंसी रिस्पॉन्स होना चाहिए, कैसे आप कर रहे हैं सारा चीज, इमरजेंसी रिस्पॉन्स क्या है। तो ये जो सारा है एनडीएमए के गाइडलाइंस है फॉर अर्थक्वेक मैनेजमेंट। तो आई होप सो कि क्लियर है इतना आपको, है ना। और ठीक है, एनडीएमए की गाइडलाइंस है फॉर अर्थक्वेक मैनेजमेंट, है ना, अर्थक्वेक हम लोग ऐसे करते हैं। तो एनडीएमए की गाइडलाइंस है, तो दीज आर ऑल। तो अब हम लोग बात करते हैं, ये अर्थक्वेक के बारे में बात हुई, कुछ आसान कुछ टफ है नहीं है। आप केवल जो एनडीएमपी है ना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2019 का पीडीएफ इसके बाद पढ़ लेना है। आपका डिजास्टर मैनेजमेंट मैं खत्म करवा दूंगा यूट्यूब पर ही, इसकी गारंटी मेरी है। और अगर आपको डिटेल में जानना है, यू कैन बाय आवर कोर्स, ओके। बात करते हैं सुनामी की। सुनामी कैसे आता है? जापान, जापान में बहुत सुनामी आती है, बहुत सुनामी आती है, क्यों आती है? सुनामी कैसे बोलते हैं इसको? सु ना मी, समझे, ऐसे ऐसे एन ए एच है ये। सुनामी क्या है? जापानीज वर्ड है। कौन सा वर्ड है ये? जापानीज वर्ड है। कि इसका मतलब क्या होता है? हार्बर वेव। कौन सा वेव? हार्बर वेव। ओके। क्या होता है? एक तरह का लार्ज वेव का सीरीज होता है, ठीक है, जो कि एक्सट्रीमली लॉन्ग वेवलेंथ का होता है। एंड पीरियड, जो लॉन्ग वेवलेंथ और पीरियड दोनों इसमें ज्यादा होती है। क्या लिख देता हूं मैं इसको फिर से?
ठीक है, क्यों होता है ये यूजुअली जो होता है ना, क्यों होता है देखिए जापान भी बहुत प्रोन है अर्थक्वेक से। तो वहाँ क्या है, वो उसके आसपास की जो नदी है, ठीक है, तो वहाँ वहाँ पे जो समुद्र है, तो वहाँ पे टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं, और टेक्टोनिक मूवमेंट्स क्या होता है, फिर पानी को ट्रांसफर करता है, फिर पानी पूरा लहर के साथ आती है और जापान के वेव शोर पर टकराती है। तो यूजुअली जनरेटेड बाई अंडर सी डिस्टरबेंसेस। ठीक है, क्यों होता है सुनामी, इस पे बात करते हैं। मैंने कहा ना, क्यों होता है, व्हाई हैपेंस, तो दिस इज द रीजन, यूजुअली जनरेटेड बाय अंडर सी डिस्टरबेंस। एक वीडियो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप लोग उसमें यूट्यूब पर एक कार्टून वाला वीडियो, मतलब एक इंडिकेटिव वीडियो, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये सुनामी की असल वजह क्या है। तो आपको पता चलेगा कि जो जैसे कि समुद्र तल की जो गहराई है, जो डेप्थ है, बेड है, वो उसमें डिस्टरबेंस के कारण सुनामी आती है। जैसे जापान में जब भी होता है सुनामी आती है, तो उससे पहले भूकंप आता है। भूकंप से का जो फोर्स रहता है, एनर्जी रहती है, वो हाइड्रोलिक में कन्वर्ट होती है। हाइड्रोलिक फिर उसको जाके उसमें शोर में जाके टकराता है। तो दिस इज ऑल, वर्टिकल मूवमेंट होता है उसमें सी का। ठीक है, तो ये सारा चीजें। सुनामी का रिस्क क्या है इंडिया में, हमने यहाँ सुनामी के बारे में बात किया। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने डिस्कस किया कि कैसे होता है। देखिए यहाँ पे अर्थक्वेक का हमने डिस्कस किया कि डाइवर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, उसी तरीके से सुनामी का कितना रिस्क है इंडिया में, बहुत रिस्क है सुनामी का भी, है ना, सुनामी की भी काफी रिस्क है यहाँ पे। कहाँ कहाँ, जो ईस्टर्न, ये जो शोर बना हुआ है यहाँ पे, ये हमारा प्यारा भारत, तो यहाँ से बे ऑफ बंगाल से भी हो सकता है। अगर मान ली यहाँ भूकंप आया, तो पानी वेव शोर ट्रांसफर होगा यहाँ पे भी, और इधर आया तो इधर आया। तो वी आर वेरी प्रोन टू सुनामी ऑल्सो, बट द सिचुएशन प्रिवेल्स, है ना। हम लोग ईस्ट और वेस्ट इंडियन कोस्ट में वल्नरेबल है बहुत ज्यादा सुनामी एक्शन से, है ना। और हमारे पास 2200 किलोमीटर का शोर लाइन है, ये मतलब ये वाली जो लाइन है हमारे पास जो एक्सपोज्ड है, वो 2200 किलोमीटर की शोर लाइन है। 2200 किलोमीटर की शोर लाइन है, ठीक है। और ठीक है, तो ये सारा चीज है। उसके बाद हम बात करेंगे एनडीएमए गाइडलाइन ऑन मैनेजमेंट ऑफ सुनामी। हमने अर्थक्वेक के बारे में बात करी थी, वही वही सिमिलर चलेगा, ठीक है। ऑफ सुनामीज इन इंडिया, सुनामीज इन इंडिया क्या करेंगे आप, पहले तो आप देखेंगे कि सुनामी रिस्क असेसमेंट करोगे, सुनामी से होने वाले क्या क्या नुकसान है। एकदम सीरीज वाइज चल रहा है, ये आपको टेबल ये लिख लेना है कहीं। सुनामी रिस्क असेसमेंट, ठीक है। एंड वल्नरेबिलिटी, कितना लोग एक्सपोज है सुनामी से। भाई एक बात बताइए, अगर कोई भारत में यहाँ है और सुनामी यहाँ आ रही है, तो क्या दिल्ली के लोग सुनामी से प्रभावित होंगे क्या, नहीं। वल्नरेबल यहाँ के लोग ज्यादा होंगे, साइड शोर के लोग ज्यादा होंगे। तो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करना है कि कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। दूसरा, सुनामी प्रिपेयर्डनेस, कैसे आप तैयार कर रहे हैं सब चीज, एनडीएमए, एसडीएमए, डीडीएमए, सब कुछ मिलकर कैसे कैसे काम कर रहा है। सुनामी प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। स्ट्रक्चरल मिटिगेशन मेजर्स, महाराष्ट्र हैं आप लोग, मुंबई गए होंगे तो वहां पे ऐसे ट्रायंगुलर एक शेप का वो मिलता है ना, बुइस क्या बोलते हैं इसको, है ना। तो ये हाइड्रोलिक एनर्जी डिसिपेट करता है, आप लोग देखते होंगे कि ऐसा मिलता है ना। बहुत सारे ऐसे ऐसे वो होते हैं, जैसे शोर टकराएगी तो इसी में लॉस होके वो शोर को नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो स्ट्रक्चरल मिटिगेशन मेजर्स, और भी कई सारे मेजर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल मिटिगेशन मेजर्स, है ना। और उसके बाद एक बायोशील्ड भी तैयार कर सकते हैं। चौथा, इसके सब के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद
रेगुलेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ टेक्नो लीगल रिजाइन। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल रिजाइम। आज आप देखते हो कि आपको पता चलता है कहाँ प्रेशर ज्यादा है, कहाँ विंड वेव जाना है, तो हर जगह से आजकल सैटेलाइट से हम लोग सब चीज गवर्न है ना। कुछ भी होता है तो कोस्टल जोन रेगुलेशन हम लोग फॉलो करते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। और इमरजेंसी सुनामी रिस्पॉन्स, क्या है इमरजेंसी सुनामी रिस्पॉन्स? ठीक है ना, तो इसमें एनडीआरएफ की टीम जो वगैरह कल हमने जो बात की थी, तो वो सारी चीजें इसमें शामिल है ना। तो दिस इज ऑल दैट वी हैव टू डिस्कस, है ना। एंड आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा, सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, इतना मैं पढ़ के आता हूँ और आपको चाहता हूँ कि एक आसान से आपको एक फॉर्म मिल जाए, तो वो बहुत आसान सब चीज़ के लिए रहता है, और मेरे लिए भी काफ़ी इंकरेजिंग रहता है दैट यू आर वॉचिंग मी एंड सपोर्ट मी। ठीक है, मेरा नाम यशोदीप हुआ। अगला सेशन हम लोग लेक्चर नंबर 5 पे आएंगे, और भी अदर नेचुरल हजार्ड्स के बारे में बात करेंगे उसमें। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।